Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two important articles from Hindu newspaper. The first article is Caste Census and Chief Justice of India remarks. First point. Chief Justice of India Surkant stressed that society must not get divided on caste line even while discussing sensitive issues like caste census. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला है कि कंट्री को कास्ट लाइन पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कास्ट बेस्ड डिबेट्स या पॉलिसीज से सोसाइटी में रिफ्ट नहीं क्रिएट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज रिस्पॉन्डिंग टू सबमिशन regarding the union government's announcement on conducting a nationwide caste census, the first since 1931। गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस करने का अनाउंसमेंट किया है और कोर्ट में इस पर डिस्कशन भी हुआ है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोकस था कि ये सेंसिटिव इशू यूनिटी के साथ हैंडल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह highlighted that the caste census is crucial to correctly determine the population share of OBCs and ensure proper representation। सीनियर एडवोकेट ने बोला है कि कास्ट सेंसस ज़रूरी है ताकि ओबीसी पॉपुलेशन की सही डाटा मिले। मतलब ये डेटा ही ओबीसी रिप्रेजेंटेशन और वेलफेयर स्कीम्स का बेस होता है। फोर्थ पॉइंट, द इशू केम अप ड्यूरिंग अ हियरिंग ऑन ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र where the state election commission acknowledged violating the 50% cap in 57 seats। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन का 50% कैप ब्रीच हुआ था। इसलिए हाई कोर्ट ने मैटर उठाया है कि सॉरी मतलब हाई कोर्ट ने मैटर उठाया और सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर रहा है। फिफ्थ, द कोर्ट स्टेटेड दैट अपकमिंग इलेक्शन इन महाराष्ट्र मस्ट comply with the 50% reservation ceiling and clarified that further step depend on the court's directions। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शंस 50% सीलिंग फॉलो करके ही होंगे। मतलब ये इंश्योर कराता है कि रिजर्वेशन लिमिट कॉन्स्टिट्यूशनल रहे। सिक्स, इलेक्शंस फॉर सर्वर लोकल बॉडीज म्युनिसिपल काउंसिल्स जिला परिषद एंड पंचायत हैव बीन स्टॉल्ड सिंस 2022 ड्यू टू कंफ्यूजन ओवर ओबीसी रिजर्वेशन। 2022 से इलेक्शंस रुक गए थे क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कंफ्यूजन था और इससे गवर्नेंस रिप्रेजेंटेशन और लोकल इशू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। सेवेंथ, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया emphasized that OBCs must get adequate political representation but not at the cost of excluding others। Representation should be fair and balanced। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि ओबीसी का को एडिक्यूट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए बट किसी और कम्युनिटी को पुश आउट करके नहीं। मतलब बैलेंस्ड और फेयरनेस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो। 8, द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑन एग्जिस्टिंग ओबीसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू इंश्योर इक्विटेबल लोकल गवर्नेंस। कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा है कि ओबीसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ताकि इंश्योर हो कि रिजर्वेशन। The second article is talk about POSH Act. First point, a recent Chandigarh case where a professor was sacked after an ICC probe under the POSH Act 2013 shows rare but important accountability and yet exposes gap in justice delivery under the law। चंडीगढ़ में एक प्रोफेसर पे एक्शन हुआ है पोस्ट एक्ट के अंदर जो रेयर प्रेसिडेंट है। मतलब ये केस शो करता है कि लॉ काम करता है लेकिन साथ ही गैप्स भी एक्सपोज करता है स्पेशली यूनिवर्सिटीज में। सेकेंड पॉइंट, द आर्टिकल हाईलाइट्स दैट डिस्पाइट पोस्ट बीइंग अ लैंडमार्क लॉ द कन्विक्शन रेट remains low because case often fails due to lack of informed consent, understanding procedural delay and loopholes। मतलब पोस्ट एक्ट में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लॉ कंसेंट बोलता है लेकिन इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां विक्टिम को पूरी इंफॉर्मेशन हो बिना मैनिपुलेशन के डिसीजन हो। थर्ड पॉइंट, consent under the law is defined only as consent not informed consent which create problem when women face emotional manipulation, power imbalance, incomplete knowledge और coercion। थर्ड पॉइंट कहता है कि वर्क प्लेस और कॉलेजेस में पावर इम्बैलेंस होता है जहां कंसेंट फोर्स फील हो सकता है और लॉ इसे कवर नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, many forms of harassment especially emotional, digital और subtle manipulation remain outside the
act scope weakening protection for women in universities and workplace. And the fifth point is the law gives a very short 3-month limit for filing complaints which discourage survivors who take time to process trauma, gather evidence or overcome institutional fear. कंप्लेंट फाइल करने का 3 मंथ लिमिट सर्वाइवर के लिए अनफेयर है। मतलब ट्रॉमा फियर और एविडेंस कलेक्ट करना टाइम लेता है और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन जस्टिस को वीक बनाती है। और लॉ में टर्मिनोलॉजी वीक है। एक्यूज्ड को रिस्पोंडेंट बोला जाता है। इससे ऑफेंस का सीरियसनेस डाइल्यूट हो जाता है, जो लैंग्वेज मैटर्स इन लीगल जस्टिस। सिक्स्थ पॉइंट, vagueness in terminology, calling the accused respondent instead of accused softens seriousness, and the burden of proof on women becomes harder because harassment is often behavioral, not a single incident. मतलब कि burden of proof victim पर ज़्यादा है, committee पर कम। harassment often एक single act नहीं होता, behavior pattern होता है और evidence gather करना मुश्किल है। law behavior based harassment assessment allow नहीं करता। Seventh point, there is no clarity for inter-institutional complaints when misconduct occurs across campuses or institutions. The gap in jurisdiction allow repeat offenders to escape accountability. मतलब अगर एक्यूज्ड मल्टीपल कैंपसेस में मिसकंडक्ट करे तो सिस्टम फेल हो जाता है और रिपीट ऑफेंडर्स बच जाते हैं। 8 point, digital evidence challenges disappearing messages, encrypted chat, lack of clear standards for ICCs, and no training make it easier for offenders to avoid punishment, showing the urgent need for reforms in 2025। व्हाट्सएप चैट्स डिलीट हो जाते हैं, फोटोज वैनिश हो जाती हैं, आईसीसीज के पास टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग नहीं है और ये लूप होल एक्यूज्ड को बेनिफिट देता है।